गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सावित्री चांदोलिया आज एडम स्मिथ के द्वारा वितरण संबंधी जो अपने विचार दिए उन्होंने अपने विचार दिए उनके बारे में चर्चा करूंगी। इससे पहले मैं आपको जो एडम स्मिथ ने उत्पादन संबंधित और मूल्य संबंधित जो सिद्धांत दिए थे, मूल्य निर्धारण संबंधी जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। तो मतलब अर्थात ये कि मैंने उत्पादन संबंधित और विनिमय संबंधित आपको जो एडम स्मिथ के जो विचार थे उसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं वितरण से संबंधित उनके विचार के बारे में चर्चा करूँगी। उत्पादन से संबंधित उन्होंने बताया था कि श्रम ही एक उन्होंने प्रमुख साधन बताया था कि जो उत्पादन में सहयोग प्राप्त करता है और श्रम विभाजन के द्वारा विशिष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने उत्पादन के प्रारंभिक चरण में उत्पादन का प्रमुख साधन जो था वो श्रम को माना था, परंतु जो जो समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ त्यों तो उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत होता गया और उत्पादन में श्रम के अतिरिक्त भूमि पूंजी को भी सहयोग वांछित हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो शुरू में तो उन्होंने खाली श्रम को एक उत्पादन का एक साधन माना था, परंतु उनका जो स्मिथ का कहना था कि जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे उत्पादन के लिए अन्य साधनों की भी आवश्यकता पड़ने लगी और उसमें श्रम के अलावा भूमि और पूंजी को भी उन्होंने इंक्लूड किया। स्मिथ ने वितरण की योजना को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया। उन्होंने जो है तो लगान, सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि जो लगान है भूमि को लगान जो है वो उसकी भूमि के उपयोग के बदले में जो दिया जाता है उसके एक तो वो उसको लगान कहलाता है। भूमि का लगान स्वभावतः एक एकाधिकारी मूल्य है जो भूमि के उपयोग के लिए दिया जाता है। जो स्मिथ का कहना था या उनके विचार थे कि लगान भूमि को उसकी उर्वरा शक्ति एवं स्थिति दोनों से ही प्रभावित है। जो लगान है वो जो भूमि में जो उसकी जो उपजाऊपन होता है और जो स्थान होता है उसके आधार पर उसको लगान मिलता है। तो मतलब यह यहाँ कहना था कि जैसे जैसे विकास हुआ जैसे जैसे हुआ तो भूमि का उपयोग करने उत्पादन में भूमि का उपयोग किया जाने लगा और भूमि के उपयोग के बदले में जो दिया जाता था उसको लगान कहा जाता था। और जो लगान था वो भूमि के उपजाऊपन तथा जो वो जहाँ पे है उसकी स्थिति के आधार पर तय होता था। तो ये उन्होंने कहा कि जो है स्मिथ के अनुसार लगान को भूमि की विशेष प्राकृतिक शक्तियों की देन मानता था। मतलब कि जो है जो लगान है वो प्राकृतिक शक्तियों की देन मतलब है, भूमि को उसकी प्राकृतिक शक्तियों देन के आधार पे प्राप्त होता है। परंतु लगान के संबंध में एडम स्मिथ का दृष्टिकोण जो था वो तर्क संगत नहीं था। उसने लगान संबंधी विचार क्षण क्षण में बदलते रहते थे। वह मूल्य सिद्धांत की व्याख्या करता है तब वह लगान को लागत में जोड़ देते थे और जब वह लगान का वर्णन करते थे लगान को मूल्य पर निर्भर होने की बात करते थे। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि स्मिथ के लगान संबंधी विचार भले ही क्रमबद्ध ना हो फिर भी उन्होंने की जो कुछ मौलिक बातें बताई, इन्हीं मौलिक बातों के आधार पर बाद में जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने जैसे रिकार्डो ने लगान संबंधित अपने सिद्धांत की व्याख्या की। तो मतलब ये था जो ये हमने ओवरऑल जो हमें लगान संबंधी जो स्मिथ ने बात कही वो थी कि जो लगान है वो भूमि की और वह शक्ति या उसके उपजाऊपन के स्थान पे प्राप्त होता है और जो भी यह पर फिर कोई निश्चित बात वो नहीं कह पाया है। परंतु जो एक उनके विचारों के आधार पर रिकार्डो ने जो था वो लगान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो एक बहुत उनकी जो एडम स्मिथ का लिए मतलब सहयोग माना जा सकता है। अब उसके बाद जो उन्होंने दूसरा जो वितरण के साधन में जो दूसरा उन्होंने लिया तो वो मजदूरी का लगान के बाद उन्होंने मजदूरी के बारे में बताया कि एडम स्मिथ ने मजदूर निर्धारण का कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, परंतु मजदूरों के संबंध में उन्होंने जो विचार दिए उससे ऐसा लगता है कि वे मजदूरी निर्धारण के अनेक सिद्धांतों के जन्मदाता थे। ऊंची और निम्न मजदूर से क्या प्रभाव पड़ता है
ये उन्होंने बताने की कोशिश करी। और बाद में रिकार्डो या मील जैसे अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के विचारों की सहायता से मजदूरी निर्धारण के अनेक सिद्धांतों की रचना की। स्मिथ ने मजदूर सिद्धांत की जो परिकल्पना की थी वो उसके बारे में इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं कि उन्होंने बताया कि मजदूरी का जो है, उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो मजदूरी कोष सिद्धांत किया, मजदूरी का निर्वाह सिद्धांत दिया, मांग और पूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो मजदूरी के कोष सिद्धांत से मतलब ये है कि स्मिथ ने मजदूरी कोष संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार मजदूरी पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए मांग इस प्रकार उन कोषों के अनुपात में बढ़ जाती है जो मजदूरी के भुगतान के लिए निर्धारित होते हैं। अतः स्मिथ ने कहा था कि मजदूरी के को है जो मजदूरों के भाग्य को कोष के साथ जोड़ दिया था। उनका कहना था कि मजदूरों की तुलना में कोष अधिक होगा तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाती है। यानी जो मजदूरी है वो जो कोष होता है, जो धन होता है उस पर निर्भर करता है, और जितना ज़्यादा वो कोष होगा तो मजदूरी तो उतना ज़्यादा मतलब मजदूरों को की मजदूरी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मजदूरी का निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत के बारे में चर्चा करी। उनके अनुसार मजदूरी एक न्यूनतम सीमा होती है जिससे नीचे उसे नहीं धकेला जा सकता। यदि श्रमिकों को जीवित रखना है तो उनकी मजदूरी इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे उनका तथा उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। कि मतलब मजदूर को इतनी मिलनी चाहिए कि जो उसकी आवश्यक वस्तुएं उसको प्राप्त हो सके, उसका परिवार का भरण पोषण हो जाए। इस प्रकार से मजदूरी तय होनी चाहिए। इतनी मजदूरी एक मजदूर को मिलनी ही चाहिए। एक और उन्होंने जहाँ मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया, जिसमें जो है स्मिथ मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर विचार देते हैं। और श्रम की पूर्ति जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं पर निर्भर होती है और श्रम की मांग राष्ट्रीय संपत्ति पर निर्भर होती है। स्मिथ समाज में श्रमिक उपलब्ध काम की अपेक्षा अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे मजदूरी की दर गिर जाती है। यदि मतलब जितनी मांग होती है उससे ज़्यादा यदि मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है, यानी उनकी पूर्ति बढ़ जाती है, तो मजदूरों की जो है मजदूरी दर घट जाती है। और इसके विपरीत यदि मांग से अधिक अगर पूर्ति है तो मजदूर की दर ऑटोमेटिक गिर जाएगी। और यदि मांग से कम है पूर्ति तो मजदूर की दर में बढ़ावा हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब उन्होंने कहा कि जो है श्रम की मजदूरी मांग और पूर्ति के आधार पर, श्रम की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। तो इन्होंने जो मजदूरी में जो वितरण के जो सिद्धांत था, वितरण के जो संबंधी उन्होंने विचार प्रस्तुत किए, मजदूरी संबंधी जो विचार किए, तो उन्होंने कहा कि जो मजदूरी है वो जितना ज़्यादा कोष उपलब्ध होगा उसके आधार पर मजदूरी उतना ही मजदूरी का निर्धारण होगा। यानी कोष अधिक होगा तो मजदूरी ज़्यादा प्राप्त होगी, कोष कम होगा तो मजदूरी कम प्राप्त होगी। और जीवन निर्वाह संबंधी में बोला कि इतना तो मजदूर को मिलना ही चाहिए जिससे वो अपनी मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और एक बात उन्होंने जो कही कि मजदूरी दर का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। यदि पूर्ति अधिक है मांग के कंपेरेटिवली तो मजदूरी कम होगी, और यदि मांग की पूर्ति कम है तो मजदूरी दर में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मजदूरी के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया। तीसरी बात उन्होंने जो वितरण संबंधी बात करी वो है ब्याज एवं लाभ से संबंधित उन्होंने बात करी। उन्होंने ये कहा कि जो भी पूंजीपति मतलब जो अपना पूंजी लगाता है तो वो उसके प्रति उसमें लाभ प्राप्त करने की आशा रखता है ना। तो उन्होंने कहा कि ब्याज और लाभ के संबंध में स्मिथ ने जो विचार दिए हैं वो इस प्रकार से था। उन्होंने कहना था कि मजदूरी व प्रतियोगिता के बढ़ने के कारण लाभ की दरों में कमी आती है। यही कारण है कि एक उन्नतिशील देश में लाभ कम होते हैं।
और उन्होंने ये भी कहा कि स्मिथ ने लाभ को एक न्यूनतम दर जो है उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं करी। उनका कहना था कि उत्पादन कार्य में लगी पूंजी की समय समय पर जो हानि होती है उसकी श्रुति पूर्ति हो सके तो इस तरह तो उसको लाभ जो है, जो भी पूंजी लगाता है उसको उतना तो लाभ मिलना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है इसमें स्मिथ का जो मानना था कि उद्योगपति उद्योग में तभी पूंजी लगाते हैं जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में लाभ मिल सके। यदि उसे पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिल सके पाएगा तो वह अपनी पूंजी को नहीं लगाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो है वो जो कोई भी व्यक्ति जो पूंजी लगाता है तो उसमें वो लाभ की अपेक्षा रखता है। इसके अलावा तो जो एडम स्मिथ का ये भी मानना था कि कीमतों में परिवर्तन के साथ साथ भी लाभ घटते और बढ़ते रहते हैं। तो ये कि मतलब जैसे अगर कीमतों में वृद्धि हो गई तो लाभ बढ़ जाएंगे, कीमतों में कमी हो जाएगी तो लाभ में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात करी कि जो एक है कि जो पूंजी लगाता है, जो व्यक्ति पूंजी लगाता है उसको इतना तो मिलना ही चाहिए, इतना तो मिलना चाहिए कि जो जितनी वो जोखिम वो उठाता है अपनी पूंजी को लगाने में तो वो जोखिम की क्षतिपूर्ति उसकी प्राप्त हो सके, इतना लाभ तो उसको प्राप्त होना ही चाहिए। तो संक्षेप में जो वितरण से संबंधित विचार जो एडम स्मिथ ने अपने कहे, उन्होंने कहा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मजदूरी के सिद्धांतों का बीजारोपण स्मिथ ने ही किया था। बाद में इन्हीं विचारों के आधार पर मजदूरी के अनेक सिद्धांतों की रचना करी। मतलब जो भी सिद्धांत एडम स्मिथ ने चाहे पूरे एक प्रॉपर वे पे नहीं दिया था, परंतु जो भी उन्होंने विचार दिए थे मजदूरी संबंधित, उन्हीं विचारों के आधार पर, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर दूसरे जो बात के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने मजदूरी से संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए या उनकी रचना करी। लगान संबंध में भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि बाद में रिकार्डो जैसे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने लगान संबंधी अपने विचारों का प्रतिपादन किया। मांग और पूर्ति संबंधी भी अगर हम बात करें तो उसमें भी तो वो जो कि स्मिथ ने मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत तथा जनसंख्या की परस्पर निर्भरता का संकेत दिया था, जिसे आगे चलकर माल्थस ने स्पष्ट किया था। इसी तरह हम और बात कर सकते हैं कि वितरण के में संघर्ष की संभावना का संकेत एडम स्मिथ ने दिया था। उन्होंने बताया था कि श्रम व पूंजी के हितों में विरोध है, क्योंकि मजदूरी एवं लाभ विपरीत दिशाओं में खिंचते जाते हैं। उनकी सहानुभूति मजदूरों के साथ थी, इतने पर भी वह समाजवादियों के समान मजदूरों के लिए कोई व्यावहारिक योजना नहीं बना पाए। फिर भी जो एडम स्मिथ का जो ये वितरण संबंधी जो सिद्धांत था वो सराहनीय था और आगे की अर्थशास्त्रियों के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करके अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में सहायक हुआ। और आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में जो कीमतों का निर्धारण हो रहा है या मजदूरी का निर्धारण हो रहा है, ये सब जो है मांग वस्तु की मांग पूर्ति के आधार पर या उसकी लागत के आधार पर तय किए जा रहे हैं। तो आज भी एडम स्मिथ की जो ये वितरण संबंधी जो उन्होंने विचार दिए उसकी महत्वता है। धन्यवाद।